साथियों 2024 का रणक्षेत्र तैयार हो चुका है। 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन तीसरी बार सत्ता में आएगा या इसको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बनाया गया नया गठबंधन इंडिया कामयाब हो पाएगा? इसकी मुख्य रूप से जो ऐतिहासिकता है उसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे आज के सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है योगेंद्र और आप देख रहे हैं योगेंद्र टाइम्स। प्यारे दोस्तों, इस समय इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है इसके द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसात्मक गतिविधियां हुई हैं ये वहां पर जाकर लोगों से बातचीत करेगा। दूसरी तरफ सरकार ने चिंता जाहिर की है और इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप वहां से लोगों से बात करते समय बहुत ही एहतियात बरतें। तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से अभी तक आम जनता के घाव पर नमक रगड़कर पार्टियों ने अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटी को सेका है, क्या यह मणिपुर में भी जारी रहेगा या नहीं। जहां पर इंडिया नामक गठबंधन की पिछली बैठक जो कि बेंगलुरु में हुई थी, इस बैठक में 26 दल शामिल हुए और ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए नाम इंडिया के सुझाव को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाते हुए इसे सभी पार्टियों के द्वारा लिए गए समेकित निर्णय के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्त किया कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया होगा। इसके साथ ही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि पिछले 75 वर्षों में राष्ट्रवाद की जो गूंज थम चुकी थी उसका सहारा कहीं न कहीं हमें भी लेना पड़ेगा और अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया रखना पड़ेगा। जी हाँ, ये अपने आप में राष्ट्रवाद के बजते हुए बिगुल की आवाज है जो कि विपक्षी गठबंधन के कानों में हुंकार भर रही है। प्यारे दोस्तों, मणिपुर की घटना वास्तव में कहीं न कहीं बहुत शर्मसार कर रही है। ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे को उठाया गया और वहां पर एक सांसद महोदय ने यह कहा कि मणिपुर में 100 गिरजाघरों को पिछले कुछ वक्त में तोड़ा गया है। ये इस बात की भी गवाही देता है जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पादरी के हाथ में बेसिकली मणिपुर वाले क्षेत्र को देकर पूरे पूर्वोत्तर भारत से पल्ला झाड़ लिया था। तो 75 साल का जो ये झांसा दिया गया जनता को, उसी के नाम पर हो रहा संघर्ष है। 2024 की रणनीति में बहुत भारी मुद्दा होगा जहां पर एनडीए के पास, जिसमें 38 दल शामिल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसा कि उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया और साथ ही साथ वहां पर हो रही आतंकी गतिविधियों को निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ पूरे देश में जिस तरीके से जनता से संबंधित मुद्दों पर घोटाले हुआ करते थे, उसमें डीबीटी योजना लाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अब लाभार्थी के अकाउंट में किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर अन्य मुद्दों की हम बात करें तो राम मंदिर एक ज्वलंत मुद्दा है। भारतीय राजनीति में 500 वर्षों से भगवान राम के तंबू को हटाकर जिस सरकार ने उन्हें घर प्रदान किया और जिस सरकार ने गरीबों के लिए करोड़ों आवास बनाए हैं, उससे लड़ पाना भी विपक्षी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जहां अंत्योदय योजना वर्तमान में महत्वपूर्ण अपना रोल निभा रही है, वहीं उज्ज्वला योजना भी माताओं बहनों के द्वारा फूके जाने वाले चूल्हे से उन्हें निजात दिलाकर गैस सिलेंडर की तरफ ले गई है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं उसमें भरी जाने वाली गैस जो महंगी होती चली जा रही है, ये मुद्दा थोड़ा सा अगर विपक्षी दलों को भा जाता है तो मुद्दा आगे बढ़ जाएगा। क्या विपक्षी दल अपनी उसी संकुचित मानसिकता को आगे लेकर बढ़ेगा या वास्तव में नाम चेंज करने के बाद कुछ वो भी अलग कर पाएंगे? जैसे स्टूडेंट लाइफ में अक्सर होता है, हम पढ़ते समय अपना टाइम टेबल बदलते हैं और जिस दिन टाइम टेबल बदलते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ उस दिन पढ़ते हैं और 3 दिन पढ़ने के बाद चौथे दिन हम बैठ जाते हैं। कहीं यही हाल तो इंडिया नामक गठबंधन का नहीं होगा, जिसकी पहली बैठक पटना में, दूसरी बैठक बेंगलुरु में और तीसरी बैठक मुंबई में प्रस्तावित है। देखना होगा कि 2024 की रणनीति किस तरीके से तैयार करते, क्या सच में इंडिया नामक गठबंधन मोदी को हराने में सक्षम हो पाएगा। इसमें शामिल अगर हम दलों को देखें मुख्य रूप से तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जहां पर बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में 50 से अधिक लोग मारे गए और वर्तमान में पंचायत चुनाव जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं उसमें लगभग 45 लोग मारे गए हैं और जिसमें लेफ्ट, कांग्रेस, बीजेपी सभी के कार्यकर्ता शामिल हैं।
तो क्या उस पार्टी से जो पार्टी आपके कार्यकर्ताओं को मार रही है, आपके सपोर्टर्स को मार रही है, अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो आप बंगाल में मार दिए जाएंगे, अगर आप लेफ्ट के सपोर्टर हैं तो आप बंगाल में मार दिए जाएंगे। ऐसी पार्टी के साथ आप कैसे गठबंधन बनाकर काम कर पाएंगे? दूसरी तरफ अगर हम राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर सरकारों की बात करें तो कहीं ना कहीं 50-50 मामला है। इन सभी दलों को मिला दे तो 50% सरकारें इनके पास है राज्यों में और 50% सरकारें ही एनडीए के पास है, जहां एनडीए का नेतृत्व स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से ही 2024 में वही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उनका अगुवा दल है। वहीं अगर विपक्षी खेमे में बात करें तो सबसे बड़े दल के रूप में हमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता विभिन्न जो बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात को माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि कांग्रेस पावर और पीएम दोनों के पद को सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है विपक्षी एकता के गठबंधन के लिए। अगर इस तथ्य की हम थोड़ी सी जांच करें तो इनके युवराज अर्थात राहुल गांधी जी 2024 के लिए चुनाव में योग्य होंगे या नहीं, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। तो इसलिए यह भी हो सकता है कि कांग्रेस इस पद को थोड़ा सा कहीं कहीं दरकिनार करे, अपने से दूर हटाए। दूसरी तरफ 2024 में जिसके सामने मोदी जैसा व्यक्तित्व हो, उसके सामने अगर कोई बिना व्यक्तित्व के लड़ेगा तो इसका प्रभाव भी हम देख सकते हैं। दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में विपक्षी उठाने में नाकामयाब रहे हैं। एक तो महंगाई और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के नाम पर जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं, जिनमें पहले 7 लाख घूस देकर काम हो जाया करता था, अब उनका रेट बढ़कर 15 लाख हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि परीक्षाएं अभी भी भ्रष्टाचार का शिकार हैं, बस उनका रेट थोड़ा सा बढ़ गया है। कार्रवाई थोड़ी सी की जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा एक विषय है कि क्या जो कार्रवाई की जा रही है वो निष्पक्षता पूर्वक की जा रही है या सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश में ही वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री ने करोड़ों वैकेंसियां दे दी हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को पेपर्स और विभिन्न संबोधनों के माध्यम से। ये वैकेंसीज वास्तव में कहां पर हैं किसी को नजर नहीं आ रही। अगर किसी को नजर आए तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। दूसरी तरफ बिहार सरकार है जहां पर आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत जाने वाली है, शुरू से ही विवादित हो चुकी है। एमपी सरकार की बात करें तो वहां पर भी जितनी वैकेंसीज निकली हैं वो भी भ्रष्टाचार। अभी पटवारी टॉपर, वहां के जिले और मंडल और प्रभाग के बारे में जानकारी उनको नहीं है और वो टॉपर है, निश्चित रूप से उन्होंने 15 लाख का जुगाड़ किया होगा। राजस्थान की बात कर लें, युवा बेबस हैं वहां के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर सोने के लिए। मैं खुद राजस्थान में रहा हूं और वहां पर मैंने एकदम ग्रास रूट पे देखा है लोगों को, बच्चों को सोते हुए किस तरीके से, और मैंने उनके लिए आंदोलन भी चलाया था वहां पे। मैंने खुद देखा था किस तरीके से राजस्थान एसआई के वैकेंसी का पेपर लीक हुआ और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। अभी हाल ही में 2 वैकेंसीज के वहां पर पेपर लीक हुए हैं। अगर हम उसके बात करें, उसके बाद चले कुछ प्रमुख राज्यों की बात अन्य कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तो यहाँ पर वैकेंसीज के नाम पर सिर्फ बच्चों को अंडा मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है, 0 है वैकेंसीज के नाम पर। तो जो रोजगार है, रोजगार में मुख्य रूप से हम सामाजिक रूप से अंधे लोग सरकारी नौकरी को रोजगार कहते हैं। अब उसमें रोजगार का माध्यम लगभग सभी राज्यों में 0 ही है, अंडा ही मिलने वाला है। तो मुद्दा जो सबसे बड़ा है रोजगार का है, लेकिन उठाएगा कौन? जो उठाएगा उसके द्वारा शासित खुद के राज्यों में भी अंडा ही मिल रहा है, 0 ही है। तो रोजगार कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। अगर आप ये सोच रहे हैं 2024 में आपके मुद्दे को उठाया जाएगा कि आपके यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ गरीबों को सताया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, पुलिस या अत्याचार से आप लोग प्रताड़ित हैं, विधायक और जो है सांसदों के द्वारा किए जा रहे गुनाहों से आप बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, सत्ताधारी दल के दबंगों से आप पीड़ित हैं, तो ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठने वाले हैं। लगभग 1700 विधायक से अधिक इस समय एनडीए के पास हैं और उससे ज़्यादा विधायक कहीं न कहीं विपक्षी दलों के पास हैं। लेकिन इन दलों को ये विचार करना चाहिए कि आखिर ये क्यों लड़ रहे हैं। क्या वास्तव में इन्होंने जनता के मुद्दे को उठाया है? जनता का मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी जाति कहां पर संघर्ष कर रही है। जनता का मुद्दा ये है कि जो आपके पीछे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए युवा हैं, आखिर उनको कब रोजगार मिलेगा?
युवाओं की स्थिति वही है कि फलाने पार्टी के जिला अध्यक्ष 2 साल बाद हमें बंबई में किसी फैक्ट्री में 10,000 पे काम करते हुए मिलते हैं। दोस्तों, ये वास्तव में चिंता का विषय 2024 में क्या इन पार्टियों ने वास्तव में मोदी को हराने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाया है? इनके प्लान की अगर हम बात करें तो इनके प्लान में लालू यादव शामिल हैं, जो कि खुद करप्शन में जेल जा चुके हैं, और इनके परिवार पर सीबीआई और ईडी की लगातार जांच चल रही है। कोई बात नहीं है, चारा घोटाला तक इन्होंने किया है और बिहार में विभिन्न घोटालों के सरदार माने जाते हैं। लेकिन एक चीज तो यह है, जिस तरीके से ग्रास रूट से इन्होंने उठकर जनता के लिए कहीं न कहीं एक प्रतिमान स्थापित किया। तुम भी उठ सकते हो। बिहार के कई नेता हैं, जैसे पासवान जी वहां से उठे और बहुत दूर तक का उन्होंने सफर तय किया। टीएमसी पार्टी बंगाल में है, वहां पर भी भाई भतीजावाद चल रहा है, थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति है। अगर इन राज्यों की बात करें, तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पर भी थोड़ा सा एक मोदी के सपोर्ट में है तो एक कांग्रेस के सपोर्ट में है, विपक्ष में है मोदी जी के। तो मुद्दा कुल मिला के यही है कि हर एक पार्टी अपने राज्य में लूट खसोट मचाए हुए है। लेकिन मुद्दा एक ये भी बनता है कि क्या ये पार्टियां अपनी लूट खसोट को दरकिनार करते हुए एक ऐसा कोई मुद्दा बना पाएंगी, जैसा कि ये कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है, एक ऐसी विचारधारा ला पाएंगी जो मोदी को चुनौती दे पाएगी। जहां मोदी के आने के बाद पिछले 10 वर्षों में भारत में राष्ट्रवाद की आवाज और बहुत प्रगाढ़ हुई है, एक बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि हर घर पर हमें तिरंगा दिखाई दिया, हर घर पर हमें भारत माता की जय के नारे लगे। वही कांग्रेस पार्टी जिसमें आतंकवादियों के लिए अदालतें खुला करती थी, वही कांग्रेस पार्टी जहां 2G जंगल आसमान धरती पानी सब कुछ लूटने के घोटाले हुए करते थे, वही कांग्रेस पार्टी 2024 में एक बार फिर से नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे सामने है। अब मणिपुर हिंसा को लेकर ये लोग कहीं कहीं उसे मैनिपुलेट करेंगे। निश्चित सी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो बीजेपी उसे मैनिपुलेट करती, और बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस उसे मैनिपुलेट करेगी, और इसी मैनिपुलेशन के माध्यम से आपके बच्चों का भविष्य मैनिपुलेट होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जिसे वोट दे रहे हैं, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें डाटा मैं किसी अन्य वीडियो में साझा करूंगा, ज़्यादातर एमपीज एमएलए तो हमारे यहाँ बलात्कार और तमाम धाराओं के दोषी हैं। कोई कट्टा लेके मार रहा है तो कोई पिस्टल लेके मार रहा है। इसलिए चुनाव करते समय एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें, मुद्दा यही है मेन। और मुद्दा एक ये भी है कि क्या मोदी का तोड़ निकाल लिया है विपक्षी पार्टियों ने। तो मैंने जैसा कि आपसे बात किया, विपक्षी पार्टियों के पास बोलने के लिए 2 ही मुद्दे बचे हैं। एक तो ये कि बेरोजगारी और दूसरा ये कि महंगाई। इन दोनों ने जनता की कमर को तोड़ दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अर्थात एनडीए के पास मुख्य रूप से जो मुद्दे हैं, उनके पास राम मंदिर है, उनके पास धारा 370 के हटाने की बात है, अमेंडमेंट की बात है, उनके पास डीबीटी की बात है, उनके पास उज्ज्वला की बात है, उनके पास गरीबों को दिए जा रहे मकानों की बात है, उनके पास हाईवेज के जिस तरीके से निर्माण करने के लिए एनएचएआई द्वारा मदद की जा रही है उसकी बात है, उनके पास एक स्पष्ट विदेश नीति है। साथ ही साथ उनके पास पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का भी एक मामला है, और चीन के साथ जिस दबंगई के साथ भारत सरकार ने प्रस्तुति दी है कि हम झुकेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं, ये 70 साल पहले वाली सरकार नहीं, आज की सरकार है दमदार स्पष्ट नीति के साथ। जहां पर मोदी का सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है, चाहे वह जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अरब कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के तमाम देशों में, फ्रांस में भी मोदी जी को सम्मानित किया गया। जय जयकार जहां पर हो रही है, वहीं पर उनके विपक्ष में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी है, जिसके अगुआ जाकर अन्य देशों में ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारी मदद करें। क्या वास्तव में ये कहना वाजिब है और ये भारतीयों को कितना प्रभावित किया है, या भारतीय इससे निपटने के लिए किसको चुनते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा, आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे और ऐसी घटनाएं उठते हुए दिखाई देंगे जो आपके मूलभूत अधिकारों से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। या आप कैसा भारत बनाना चाहते हो,
क्या आप ऐसा भारत बनाना चाहते हो जहां पर 70 साल पहले जो समस्याएं थी, उन्हीं समस्याओं के दम पर आज आप भी अगर वोट मांग रहे हैं तो आपने 70 सालों में किया क्या है? अगर आज भी नाली, खड़ंजा, हाईवे, रोड और घरों की स्थिति पर ही वोट मांगने हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि 75 वर्षों में हम विकास के पैमाने पर बहुत पीछे रह गए हैं। ये वास्तविकता है दोस्तों। हम कई बार ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान से अपनी तुलना करने लगते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान से हम शुरू से ही बहुत ज़्यादा चीज़ों में आगे थे। जिस तरीके से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 2 देश बने, उसके बाद पाकिस्तान की और स्थितियां डामाडोल हो गई और पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार घोटाले हुए, उसके बाद तो स्थितियां एकदम भिखारियों जैसी हो गई। हम पाकिस्तान से किसी भी तुलना में, किसी भी रूप में तुलना नहीं कर सकते हैं। हम तुलना करने के लिए हैं चीन से, हम तुलना करने के लिए अमेरिका से, हम तुलना करने के लिए हैं रूस से, ब्रिटेन से, ऐसे देशों से जिन्होंने पिछले 200-300 वर्षों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और खास करके चाइना तो हमारे साथ का ही है, जिसने एक हालांकि थोड़ा सा अड़ियल रुख अपनाया, लेकिन उस अड़ियल रुख के मदद से उसे कहीं न कहीं विकास में आगे बढ़ने में मदद भी मिली। देश एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है और इस ट्रांजिशन फेज में आने वाले जो 5 वर्ष हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2024 तक बहुत सारी घटनाओं के अंबार लगने वाले हैं, जिन घटनाओं में भारत में स्कूलों की स्थिति नहीं शामिल होगी, जिन घटनाओं में गरीबों के इनकम का स्रोत घट रहा है वो नहीं शामिल होगा, जिन घटनाओं में गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचार नहीं शामिल होंगे। वास्तविकता है विपक्षी पार्टियों को इन मुद्दों को उठाना चाहिए और गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे जब तक उठाएंगे नहीं तब तक आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जातियों में बांटकर, लोगों को लड़ाकर जब आप वोट हासिल करने की बात करेंगे तो आप वोट तो कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु वास्तविकता है आप जीत नहीं पाएंगे। नेता कहीं कहीं हमेशा ये चाहता है कि आम जनता लड़ती रहे, क्योंकि आम जनता अगर लड़ती रहेगी तो जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे। जिस दिन ये जिंदाबाद के नारे लगने बंद हो गए उस दिन कहीं न कहीं इस देश का उद्धार होना बंद हो जाएगा। ये नेताओं वाला उद्धार है, आपका उद्धार उसी दिन से शुरू हो जाएगा, इसको जान लीजिए। नेताओं की रैली जिस तरीके से करोड़ों लोग, लाखों लोग भरे पड़े हैं, ये जिस दिन जाना बंद कर दिए अपने आप सुधर जाएंगे। 2024 बहुत बड़ी चुनौती, तो देखते हैं 2024 में क्या होता है। क्या वास्तव में राहुल गांधी एंड कंपनी जो है ये मोदी एंड कंपनी को चुनौती पेश कर पाएगी कि नहीं पेश कर पाएगी? आपको क्या राय लगती है, आपके क्या विचार हैं कि 2024 के चुनाव में क्या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा वो मुद्दे कारगर हैं, या 2024 में किसको आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, जब भी हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं भैया इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है, तो हमें एनडीए की तरफ तो मोदी दिखाई देते हैं लेकिन इंडिया की तरफ कोई नहीं दिखाई देता है। और जनता यही चाहती कि दोनों तरफ हमें चेहरे स्पष्ट